हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 मुद्रा यानी कि मनी। सबसे पहले मैं आपको मनी का अर्थ बता देता हूँ, मुद्रा की परिभाषा बता देता हूँ। एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है यानी कि लेन देन के रूप में स्वीकार की जाती है, वह मुद्रा कहलाती है। इस तरह भारत की मुद्रा है 1 रुपया, क्योंकि ये भारत में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है, लेन देन में इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार यूएसए की मुद्रा है $1, क्योंकि ये यूएसए में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। लेकिन ये तो आज की बात है, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तब वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से किया जाता था, तब मुद्रा का प्रचलन नहीं था। अतः जूते बनाने वाला एक किसान गेहूं के बदले जूते बनाता था। विनिमय की इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम कहा जाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी खामियां थी। इस स्थिति में हमने मुद्रा का आविष्कार किया, जो विनिमय का एक सामान्य माध्यम है। अब वस्तुओं को वस्तुओं के लिए नहीं बेचा जाता, इसके स्थान पर अब वस्तुओं को मुद्रा के लिए बेचा जाता है। शुरुआत में मुद्रा सोने और चांदी के सिक्कों के रूप में प्रचलित थी, परंतु धीरे धीरे कागजी मुद्रा के साथ मिश्र धातु का सिक्का बनाने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। आज के समय में तो प्लास्टिक मुद्रा का युग है, यानी कि ई मुद्रा का युग है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अब हम ये समझेंगे कि मुद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई। मुद्रा की उत्पत्ति इस विनिमय को आसान बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए हुई। अतः मुद्रा को सामान्यतः उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाए। शुरुआत में तो मुद्रा का आविष्कार विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ, पर धीरे धीरे इसका प्रयोग दूसरे कार्यों में किया जाने लगा। मुद्रा का मूल्य के संचय के रूप में, मुद्रा का मूल्य के मापदंड के रूप में, मुद्रा का स्थगित भुगतान के रूप में। अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मुद्रा का मूल्य के संचय से अभिप्राय है मुद्रा का प्रयोग बचत के एक उपकरण के रूप में किया जाता था। मुद्रा का मूल्य के मापदंड के रूप में से अभिप्राय है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता था। पहले के जमाने में जब वस्तु प्रणाली का प्रचलन था तब वस्तुओं का सही अनुमान नहीं लगाया जाता था। यानी मुद्रा का मूल्य के मापदंड से अभिप्राय है वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, तथा मुद्रा का स्थगित भुगतानों के माप से अभिप्राय है मुद्रा का प्रयोग भविष्य में किसी समय पर किया जा सकता है, यानी कि उसका भुगतान तत्काल न करके भविष्य में किसी भी समय किया जा सकता है। अब हम समझेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु के रूप में किया जाता है, अर्थात वस्तु के बदले ही वस्तु का लेन देन करना। वस्तु विनिमय प्रणाली पुराने समय में बहुत ज्यादा प्रचलित थी, क्योंकि उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली को वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था यानी कि सीसी इकोनॉमी कहा जाता है। यहाँ सी का अर्थ है वस्तु, वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था यानी कि सीसी इकोनॉमी उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहाँ वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से होता है, अर्थात वस्तु को वस्तु में बदला जाता है। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली ही कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था है। अब हम जानेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कमी थी आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, यानी कि आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग से अभिप्राय है कि दो व्यक्तियों को ऐसी दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसका वह अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विनिमय करने के लिए इच्छुक हो। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास 1 किलो चावल है और आप उसे बेचना चाहते हैं, उसके बदले में आपको चाहिए 1 किलो गेहूं, परंतु सामने वाला व्यक्ति आपसे 1 किलो चावल लेके आपको 1 किलो गेहूं ना देकर 1 किलो बाजरा दे देता है, तो ये आप सौदा करेंगे या नहीं? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आपको तो गेहूं की आवश्यकता है। इसी को कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी कमी जो है वह है मूल्य का एक सामान्य इकाई का भाव, यानी कि जो वस्तु है उसका मूल्य निर्धारित नहीं है। आप उससे संतुष्ट है या नहीं आपको नहीं पता, या तो आपको घाटा होगा
यह आपको ज्यादा लाभ हो जाएगा, लेकिन आपको कभी भी बराबर की रकम नहीं मिलेगी। वस्तु विनिमय प्रणाली की तीसरी कमी है भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों में कठिनाई। आजकल आप किसी श्रमिक की सेवाएं भाड़े पर लेते हैं और उसके साथ 10,000 प्रति मास भुगतान करने का औपचारिक समझौता करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में आप क्या करेंगे? क्या आप उसे मेज या कुर्सियां, चावल या गेहूं, दवाइयों या चॉकलेट आदि के रूप में भुगतान करेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली में ठेके के भुगतान या भावी भुगतान बहुत कठिन होंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली की चौथी जो कमी है वह है मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई, यानी कि बचत एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बचत को ले जाना। वस्तु अर्थव्यवस्था यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में बचत केवल वस्तुओं के संचय के माध्यम से ही संभव है। इसमें पर्याप्त संचय लागत के साथ साथ पूंजीगत हानि का भी भाव शामिल है। यदि आप अपनी बचत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना चाहते हैं तो क्या होगा? स्पष्टता आपको वस्तु का हस्तांतरण करना होगा, जो कि महंगा होने के साथ साथ एक कठिन कार्य भी है। मुद्रा के विकास ने मूल्य के संचय तथा मूल्य के हस्तांतरण को अधिक सरल बना दिया है। ये तो हो गई वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां। अब हम जानेंगे मुद्रा के रूप। मुद्रा के दो रूप है। पहला है आदेश मुद्रा तथा न्यास मुद्रा। आदेश मुद्रा तथा न्यास मुद्रा। दूसरा पूर्णकाय मुद्रा तथा साख मुद्रा। आदेश मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकार के आदेश द्वारा चलाई जाती है। इसमें सभी नोट तथा सिक्के शामिल होते हैं, जिसे लोग एक देश में कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, क्योंकि यह प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता यानी लेने वाले और देने वाले के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होती है। चेक एक न्यास मुद्रा है। इसमें भुगतान के रूप में स्वीकार करना विश्वास पर आधारित है, ना कि सरकार के किसी आदेश पर। अब हम जानेंगे पूर्णकाय तथा साख मुद्रा के बारे में। पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा है जो सिक्कों के रूप में होती है। जब यह मुद्रा जारी की जाती है तो इनका मूल्य वस्तु मूल्य के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। भारत में अंग्रेज शासन के काल में 1 रुपया का चांदी का सिक्का बनता था। इस सिक्के का वस्तु मूल्य इसके मौद्रिक मूल्य के बराबर हुआ करता था। अन्य शब्दों में 1 रुपए के सिक्के में लगी चांदी का बाजार मूल्य 1 रुपया हुआ करता था। साख मुद्रा। साख मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक होता है। उदाहरण रुपए के सिक्के के मौद्रिक मूल्य से काफी कम, अन्यथा लोग सिक्कों को पिघलाकर उसकी धातु को सर्राफा बाजार में 1 रुपए से अधिक मूल्य पर बेचने लगेंगे। यह होता है साख मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा में मौद्रिक मूल्य बराबर होता है वस्तु के मूल्य से, और साख मुद्रा में मौद्रिक मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक होता है। ये दो बातें जरूरी है, याद कर लेना। मुद्रा का उत्पादक कौन होता है? मुद्रा का उत्पादक देश की सरकार तथा देश की बैंकिंग व्यवस्था, जिसमें केंद्रीय बैंक एवं वाणिज्यिक बैंक शामिल होते हैं। ये दोनों मुद्रा के उत्पादक होते हैं। अब हम जानेंगे मुद्रा पूर्ति के माप। मुद्रा पूर्ति के 4 माप होते हैं, M1, M2, M3 और M4। इनमें से केवल M1 हमारे सिलेबस में है, बाकी M2, M3, M4 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम M1 के बारे में अच्छे से जानेंगे। मुद्रा पूर्ति का M1 माप है, उसका फॉर्मूला है M1 = C + DD + OD। यहाँ पर C है जनता के पास करेंसी, इसमें सिक्के और कागजी नोट शामिल है। DD का मतलब होता है मांग जमाए, यानी कि डिमांड डिपॉजिट, जो वाणिज्यिक बैंक में जमा होती है। इन जमाओं को मांगने पर चेक द्वारा या तो निकलवाया जाता है या किसी को हस्तांतरित किया जाता है। और OD का मतलब है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। इनमें शामिल होता है RBI के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्था जैसे कि नाबार्ड की मांग जमाएं, RBI के पास विदेशी केंद्रीय बैंकों तथा विदेशी सरकारों की मांग जमाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे IMF तथा विश्व बैंक की मांग जमाएं। विशेषकर OD में देश की सरकार की RBI के पास जमाएं, देश की बैंकिंग व्यवस्था की RBI के पास जमाएं, यह शामिल नहीं किया जाता। अब हम जानते हैं मुद्रा की पूर्ति कौन कौन करता है। मुद्रा की पूर्ति देश का केंद्रीय बैंक,
दूसरा वाणिज्यिक बैंक, तीसरी सरकार के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा का प्रमुख पूर्ति करता है। भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर करेंसी जारी करता है। इस प्रणाली में रिजर्व बैंक को न्यूनतम 200 करोड़ का सोना तथा विदेशी प्रभुतियां कोष में रखनी पड़ती है। इनमें से 115 करोड़ का सोना होना आवश्यक है। वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का पूर्ति का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। केंद्रीय बैंक के विपरीत वाणिज्यिक बैंकों के पास मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्यिक बैंक नोट तथा सिक्के जारी नहीं कर सकते, फिर भी ये मुद्रा के पूर्ति करने वाले होते हैं, क्योंकि मांग जमाओं के द्वारा यह मुद्रा का सृजन करते हैं। यह जमाएं मुद्रा की पूर्ति के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये जमाएं चेक जमाएं होती है। लोग मुद्रा को चेक से निकलवा सकते हैं या हस्तांतरित कर सकते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा मांग जमाओं के माध्यम से सृजित मुद्रा बैंक मुद्रा कहलाती है। सरकार देश में मुद्रा का पूर्ति का तीसरा स्रोत है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्के जारी करता है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, नहीं तो दोबारा एक बार सुन लेना। ये चैप्टर और बैंकिंग वाला 2 मेन चैप्टर है जो आपको मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करेंगे। अगले में हम बैंकिंग की वीडियो डालेंगे, तो उसको भी अच्छे से सुन लेना। तब तक के लिए बाय बाय।